चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 94, जो कि पिछले सेशन में हमने स्टार्ट कर दिया था। बताया था भाई कि आप अपने भाई रजिस्टर्ड को या फिर एनुअल रिटर्न को आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रख सकते हो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना चाहते हो, किसी अदर प्लेस में रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो कहीं भी एट प्लेस इन इंडिया other than registered office where more than 1/10 of total member reside if approval by passing स्पेशल रेजुलेशन। ठीक है बेटा, चलो ये हमने कल बात कर ली थी। ओके, चलो इंस्पेक्शन की बात आई थी। तो इंस्पेक्शन भाई कोई भी मेंबर आपके कंपनी का है, चाहे वो डिवेंचर होल्डर है, चाहे अदर सिक्योरिटी होल्डर है, चाहे आपका वो बेनिफिशियल ओनर है, विदाउट पेमेंट वो बिजनेस आवर्स में आकर के क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर आपका अदर पर्सन है बेटा, तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो भी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं होगा जब तक, तब तक आपको 50 रुपीज से ज्यादा नहीं चार्ज करना होगा। ठीक, चलो ये पॉइंट सारा हमने देख लिया। अब देखो बेटा, दे रखा है एक्सप्लेनेशन कुछ चीजें यहाँ पे। कह रहा फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल रीजनेबल टाइम फॉर नॉट लेस देन 2 आवर्स। मतलब कहने का बेटा, अगर कोई पर्सन इंस्पेक्शन करने आया है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसे 2 आवर्स से पहले ही भगा दो कि भाई टाइम हो गया ओवर। नहीं, रीजनेबल टाइम उसको कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे से ज्यादा इंस्पेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। एवरी वर्किंग डे शैल बी कंसीडर्ड बाय द कंपनी। ओके बेटा। अब देखो बेटा, ये इंस्पेक्शन की बात थी। अब बात आती है भाई आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड वो क्या करना चाहता है, एक्सट्रैक्ट और इंडेक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 सबसेक्शन 3 रीड विद रूल 14 सब रूल 2 any member डिवेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन कैन टेक द एक्सट्रैक्ट विदाउट पेमेंट। मतलब आपको कोई कॉपी चाहिए बेटा, प्रिंट आउट निकालो, ले लो बिना पेमेंट दिए। यदि आप कंपनी के क्या हो बेटा, मेंबर हो, डिवेंचर होल्डर हो, सिक्योरिटी होल्डर हो, बेनिफिशियल ओनर हो या एनी अदर पर्सन हो। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस आर कैन आल्सो गेट कॉपी देयर ऑफ विद पेमेंट ऑफ फीस नॉट एक्सीडिंग 10 पर ईच पेज। मतलब आपको बेटा 10 रुपीज पर पेज लगेगा। सच कॉपी आर एंट्रीज आर रिटर्न शैल बी सप्लाइड विद इन 7 days ऑफ डिपोजिट ऑफ फीस। मतलब बेटा आपको कॉपी चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब आप फीस पे कर दो, आपको विद इन 7 days में इसकी कॉपी सप्लाई कर दी जाएगी। इट मीन्स की दे दी जाएगी। चलो, प्रोवाइडेड दैट सच पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड आर इंडेक्स आर रिटन एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 2 फॉर टेकिंग एक्सट्रैक्ट आर कॉपीज अंडर दिस सबसेक्शन। कह रहा है बेटा, एज पर रूल 14 नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सब रूल 1 एंड 2 द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंडेक्स रिटन इन इंस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स। मतलब कि बेटा अब देखो क्या बात आ रही है कि जो आपके रजिस्टर्ड में या इंडेक्स में या रिटर्न में बेटा मेंबर्स का नाम लिखा होगा, वो क्या क्या मेंशन होगा उसकी बात करेंगे बेटा। चलो देखो क्या क्या होना चाहिए। कह रहा आप अ कंपनी शैल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर एनी इंस्पेक्शन। मतलब बेटा कोई भी पर्सन आपके कंपनी में आता है, कहता हमें इंस्पेक्शन करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे, आप उसको क्या देखोगे भाई। कंपनी शैल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर एनी इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 2 और फॉर एक्सट्रैक्ट, मतलब टेकिंग एक्सट्रैक्ट और कॉपी अंडर सबसेक्शन 3 आप सेक्शन 94, नेमली उसका एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो, ठीक है, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और पैन नंबर, ये सारा सब कुछ आपको क्या करना होगा भाई, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके, तभी आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करने के लिए अलाउ करोगे, अदरवाइज नहीं। चलो बेटा, कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर ईटीसी एंड एनुअल रिटर्न। अब देखो बेटा, आपके रजिस्टर्ड को किस सेक्शन में बनाया गया, मतलब 88 में रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर डिबेंचर होल्डर सारा सब कुछ, एनुअल रिटर्न 92 में। ठीक है ना, हमने कैसे बनाएंगे, क्या क्या मेंशन करेंगे, सारा सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, जो आपके रजिस्टर्ड होते हैं बेटा, वो कितने टाइम के लिए प्रिजर्वेशन में रखे जाएंगे बेटा। ठीक है ना, ऐसा है कि आपके कंपनी के मेंबर है तब तक रखेंगे, फिर हटा देंगे, फेंक देंगे उस रजिस्टर को, ऐसा नहीं है बेटा। उसकी टाइम लिमिट होती है कि भाई इतने टाइम तक आप क्या करोगे,
इस रजिस्टर्ड के भाई मेंबर को तो मेंबर का जो रजिस्टर्ड होता है बेटा, तो वो तो परमानेंटली आपको प्रिजर्वेशन में रखना पड़ता है। और सारे के सारे जैसे कि डिवेंचर होल्डर है, अदर सिक्योरिटी होल्डर है, उसकी टाइम लिमिट 8 ईयर्स होती है। चलो देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। एज पर सेक्शन प्रोवाइडेड टू सेक्शन 94 सबसेक्शन 1, the period for which the registered written and records are required to be kept shall be such as may be prescribed in this respect rule 15 of the company's rule 2014 states as under। कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स, मतलब आपका जो बेटा रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स है, तो उसके जो रजिस्टर्ड है उनका प्रिजर्वेशन कितने दिन के लिए रखा जाएगा। तो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर अलोंग विद द इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली। ओके बेटा, अभी हमने बताया शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। ओके बेटा, कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रहेगा ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर सच पर्पज। यदि बेटा इस पर्पज के लिए किसी और को ऑथराइज किया गया है तो उसके कस्टडी में रहेगा, अदरवाइज कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में परमानेंटली रहेगा बेटा। ठीक, चलो अब आगे देखो बेटा, प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर। अगर बेटा आपके डिवेंचर होल्डर है, अदर सिक्योरिटी होल्डर है, तो उनके साथ साथ उनके रजिस्टर्ड और उनके इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन। अब देखो बेटा रिडम्पशन डेट याद रखना। मान लो बेटा आपकी कंपनी में हम 10 साल तक अपने डिवेंचर होल्ड कर रखे थे, तब तक तो होल्ड है बेटा, तब तक तो कोई मतलब नहीं, अभी तो हम आपके कंपनी में होल्डर है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही हम क्या करते हैं बेटा, अपने शेयर डिबेंचर्स को बेच देते हैं, जिस डेट को हम अपने डिबेंचर्स को सेल करेंगे बेटा, उस डेट से लेकर के 8 ईयर्स तक हमारे रजिस्टर को कंपनी की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिजर्व करके रखने की। ठीक है बेटा, या तो हम खुद अपने से मतलब डिबेंचर को सेल करें, या तो कंपनी एक टाइम होता है बेटा, मतलब आपके जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल डिबेंचर्स है, तो एक टाइम लिमिट आएगी, उस टाइम लिमिट में कंपनी क्या करेगी, अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर लेगी। तो जिस डेट को रिडम्पशन करेगी बेटा, उस डेट से लेकर के 8 ईयर्स तक उसको क्या करना होगा बेटा, उस डिबेंचर्स होल्डर के रजिस्टर को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो तो समझ में आया। रिडम्पशन of debentures are securities as the case may be and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or any other person authorized by the board for such purpose। ओके बेटा, चलो आगे देखो बेटा, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी। ओके बेटा, कह रहा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉपी है, उनको आप आरओसी को फाइल करोगे प्रिजर्वेशन के लिए। कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 92 and copies of all certificate and document required to be annexed thereto shall be preserved for a period of 8 years from the date of filing with the ROC। मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट जो भी फाइल किया बेटा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे MGT 6, MGT 7, MGT 8, आपने देखा ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको आपको आरओसी को फाइल करते थे ना, तो वो जो आरओसी को सारे सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए जाते थे, वो भी आपके 8 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करके रखे जाएंगे। ओके बेटा, चलो अब आगे देखते हैं बेटा, फॉरेन रजिस्टर जो कि MGT 7, नहीं नहीं, MGT 3A था, 3A था ना। हाँ, चलो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। अब देख लेते हैं बेटा ये क्या था, हमने यहाँ पे पढ़ाया था, जल्दी देखो बेटा क्या था, फॉर्म नंबर MGT 3A था फॉरेन रजिस्टर के लिए। फॉरेन रजिस्टर्ड, ये देखो बेटा, ये आपका दे रखा है। हाँ, MGT 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, MGT 3 है फॉरेन रजिस्टर के लिए, फॉर्म नंबर MGT 3 है। ओके बेटा, चलो हाँ बेटा, यहाँ है देखो, ये देखो
कह रहा प्रिजर्वेशन ऑफ अ फॉरेन रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर, द फॉरेन रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली। अगर आपके बेटा क्या है फॉरेन मेंबर्स है तो उनके रजिस्टर को परमानेंटली प्रिजर्व करके रखा जाएगा। लेकिन बेटा अगर अनलेस इट इज डिसकंटिन्यूड एंड ऑल द एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड टू एनी अदर फॉरेन रजिस्टर्ड आर टू प्रिंसिपल रजिस्टर्ड, कह रहा फॉरेन रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर, अगर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है तो उन केस में भी आपको रिडम्पशन से लेकर के 8 इयर्स तक क्या करना होगा भाई, प्रिजर्व करके रखना होगा बेटा। ठीक, द फॉरेन रजिस्टर शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी आर पर्सन अथॉराइज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है बेटा, फॉरेन रजिस्टर को भी कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रहेगा या तो फिर क्या करेंगे जो भी बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा उसके। चलो बेटा, अगर आपने क्या किया भाई सेक्शन 94 में कोई भी कंट्रावेंशन किया तो उस केस में आपको क्या लगेगी बेटा, पेनल्टी लगेगी फॉर द रिफ्यूजिंग द इंस्पेक्शन एंड मेकिंग एनी एक्सट्रैक्ट आर कॉपी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आपने क्या किया बेटा, आपने इंस्पेक्शन कराने से मना कर दिया तो उस केस में भाई कंपनी को पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है ना, कॉपी लेने से मना किया तो उस केस में भी लगेगी, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। चलो देखो बेटा, इफ एनी इंस्पेक्शन are the making of any extract or copy required under this section is refused, the company and every officer of a company who is in default shall be liable for each such default to a penalty of rupees 1000 for every day subject to maximum of rupees 1 lakh rupees during the which the refusal or default continues। ओके बेटा, समझ में आया? मतलब कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे, क्या है आपकी कंपनी या फिर यूरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो शामिल है बेटा, 1000 रुपीज ईच डे लगेगा। अगर कंटिन्यूस डिफॉल्ट करते रहते हो तो 1 लाख रुपीज लगेगी। चलो देखो बेटा, कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो बाय ऑर्डर डायरेक्ट एन इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द एनी डॉक्यूमेंट। अब देखो बेटा, आपके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है ना, ओके। तो कह रहा है डॉक्यूमेंट आर डायरेक्ट दैट द एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड शैल फोर्थविथ बी अलाउड टू बी टेकन बाय द पर्सन रिक्वायरिंग इट। मतलब कहने का बेटा, कोई पर्सन है आपकी कंपनी के भाई मेंबर कुछ भी होगा, अब वो क्या करने आया बेटा, आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन करने या फिर एक्सट्रैक्ट करने आया है कॉपी को। अब आप उसको नहीं दे रहे हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है किसके लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। ओके बेटा, चलो तो आई होप आपको सेक्शन 94 समझ में आ गया होगा बेटा, अच्छे से सारा सब कुछ। सेक्शन 94 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे बेटा सेक्शन 95। ठीक है ना, सेक्शन 95 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या दे रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95 द रजिस्टर्ड indices and copies of annual return shall be prima facie evidence of any matter directed as a right to be inserted therein by or under this act। ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम लोग आगे बढ़ेंगे प्री रिक्वेजिशन ऑफ मीटिंग। मीटिंग के लिए के भाई बात करेंगे, मीटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन सी मीटिंग होती है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।